सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज़ और कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रह रहा है जब सिंटैक्स हम लोग इतना डीपली विद एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस आज इसी सीरीज़ में हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और प्रीवियस लेक्चर उन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस लेक्चर देख करके आइए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जो आपको प्रीवियस लेक्चर से मिलेंगे। सो गाइज विदाउट एनी डिले पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर कुछ चर्चा बीच में होती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपने फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल आज का हमारा है द मेजॉरिटी ऑफ। यदि फ्रेज दिखाई दे द मेजॉरिटी ऑफ को केवल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यह प्लूरल है। यानी कि मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि अधिकांश, या अधिकांश से एक और अलग शब्द अपन क्या और ले सकते हैं यहाँ पे कि ज्यादातर लोग जो है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं उसमें से ज्यादातर पुरुष हैं या ज्यादातर महिलाएं हैं, या जैसे आप लोग काफी सारे व्यूअर्स हैं तो उनमें से मैं कहूँ कि भाई ज्यादातर लड़कियां हैं, ज्यादातर लड़के हैं, ज्यादातर 10th क्लास के हैं, ज्यादातर 12th क्लास के हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ किसको बताता है कि उसमें अगर मैं भाग करूं तो कौन सा पोर्शन होगा जो मैक्सिमम होगा, बाकी सबसे अधिक होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ को केवल नंबर्स दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हमेशा किस में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लड़कों में से अधिकांश जो है, मेजॉरिटी जो है वह समझने का प्रयास नहीं करते हैं। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यहां पर डू क्यों आया, डज क्यों नहीं आया। तो सीधा सा एक क्वेश्चन बन गया कि डू का प्रयोग क्यों हुआ, डज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बॉयज जो है वो हमारे सब्जेक्ट को प्लूरल बना देता है, इसलिए हमारी वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल रहनी चाहिए। मोस्ट ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल किसके साथ में किया जाता है, अनकाउंटेबल्स के साथ में किया जाता है, ऐसी नाउन्स के साथ में जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उनके साथ इसका यूज किया जाता है। तो सिंगुलर प्लूरल इस प्रकार हो सकता है जैसे कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर और मोस्ट ऑफ द वर्क इज। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अगर मोस्ट ऑफ के बाद में जो नाउन आ रहा है, इस नाउन पे डिपेंड करेगा कि वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई। अगर ये नाउन क्या है, प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जानी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ जो है वो क्या करता है, किसी भी तरीके से हमारे नाउन को सिंगुलर अथवा प्लूरल होने में इफेक्ट नहीं करता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए मोस्ट ऑफ यहां पर भी है, मोस्ट ऑफ यहां पर भी है, लेकिन यहां पर हाउसेस है। मोस्ट ऑफ किसके लिए कहा गया, हाउसेस के लिए, और यहां कहा गया है वर्क के लिए। तो हाउसेस जो है हमारा सिंगुलर अथवा प्लूरल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि काउंटेबल नाउन है और ईएस लास्ट में लगा हुआ है या एस लास्ट में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहां हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। सेम कंडीशन में वर्क जो है वो कैसा नाउन है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में रहता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाती है। इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब को हम यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। 100 बातों की एक बात यही है कि मोस्ट ऑफ अगर किसी के आगे लगा हो, किसी नाउन के आगे, तो उसके बाद का नाउन जरूर ध्यान से देखें कि वो सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है मैनी। कल भी बात की थी मैनी के बारे में, और मच के बारे में भी कल बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो मैनी जो है वो संख्या को बताता है। मैनी किसको दर्शाता है, संख्या को। मच जो है वो मात्रा को दर्शाता है। किस किस को दर्शा रहा है, ये संख्या को दर्शा रहा है, और ये मात्रा को या परिमाण को दर्शा रहा है। अब अगर मैं संख्या की बात करूं तो मैनी है मतलब कई है। कई है का मतलब क्या है, दो अथवा दो से अधिक है, और दो अथवा दो से अधिक होने के कारण क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन मच जिसके साथ आएगा वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। कैसे नाउन होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे जिन्हें गिना नहीं जा सकता। और क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा
सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैनी के बाद, मच के बाद में अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, जो कि आना ही है, क्योंकि मच जो है वो किसको बताएगा, अनकाउंटेबल नाउन को बताएगा, जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे कि पानी हो गया, गैस हो गया, कोई पदार्थ हो गया, हमारे घर में जो राशन का सामान आता है वो सारा का सारा हो गया, लकड़ी हो गया, पर्दा हो गया, सॉरी पर्दा तो गिना जा सकता है, कपड़ा नहीं गिना जा सकता, कपड़ा हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को गिना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंस क्या आ रहा है कि मैनी जो है वो हमेशा किसके साथ लगेगा, तो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। और ये काउंटेबल नाउन मैनी होने की वजह से प्लूरल होगी, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी प्लूरल होगा। सेकंड, अगर हम बात कर रहे हैं मच के बारे में, तो मच लगेगा किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। 2 से 3 लेक्चर पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था मच मैनी का, मच मोर और मैनी का, मैंने 3 वहां पर आपको बताए थे कौन कौन सा कहाँ इस्तेमाल होगा। तो उसका आंसर अभी हमें मिल रहा है कि मैनी जो है उसकी कंडीशन ये रहने वाली है और मच की कंडीशन ये रहने वाली है, ठीक है। अब जरा 2 एग्जांपल है, देखिए। तो मैनी ऑफ द बर्ड्स, यानी बर्ड्स में से कई जो है वर क्रश्ड, यानी कि वो खराब हो गए, टूट गए, फूट गए। तो बर्ड्स जो है वो क्या है, मेरा काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन होने की वजह से प्लूरल हो गया, क्यों, क्योंकि आगे मैनी आ रहा है, तो उसके साथ मेरी वर्ब भी प्लूरल हो गई। सेम कंडीशन में मच की अगर बात की जाए और लैंड की बात की जाए, जमीन की, तो जमीन की जहां हम बात करते हैं तो जमीन गिन तो नहीं सकते, जमीन को या तो नापना पड़ेगा कि भाई कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, बीघा में है, गज में है, यार्ड्स में है, किस में है। तो लैंड जो है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल होने की वजह से सदैव सिंगुलर रहेगा और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ गई। मच ऑफ द लैंड वॉज ड्राइड, यानी कि लैंड में से अधिकांश जो हिस्सा है वो सूख चुका था या सूखा था, उसके लिए हम क्या बोल देंगे, वॉज ड्राइड कह देंगे, राइट। तो यहां पर वॉज का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मैनी और मच में डिफरेंस होता है। यदि किसी देश का नाम उसकी टीम के साथ यूज किया जाए तो उसे सिंगुलर ही माना जाएगा, यानी कि 2 चीजें क्या जुड़ जाएगी, एक तो उस देश का नाम और एक उसकी कोई भी टीम है। मान लो क्रिकेट की टीम है, हॉकी की टीम है, इस तरह की कोई भी टीम है, अगर उसके साथ जोड़ा जाता है तो उसे सिंगुलर नाउन ही माना जाता है। जैसे कि इंडियन टीम, तो इंडियन टीम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ लगा दिया हैज, तो ये सिंगुलर हमारी वर्ब भी हो गई। इंडियन टीम हैज वॉन द रबर दिस टाइम, इस बार रबर जो है वो किसने जीता है, इंडियन टीम ने जीता है। तो जब इस तरीके से कहा जाएगा तो देश का नाम और उसके साथ टीम का नाम, टीम शब्द अगर जुड़ जाता है तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो जाता है, उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। यदि केवल देश का नाम टीम के लिए यूज किया जाए तो उसे प्लूरल माना जाएगा, यानी कि अगर देश का नाम देश को ना बता रहा हो, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ मतलब क्या है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मतलब है ऑस्ट्रेलियन टीम, इंडिया से यहाँ क्या मतलब है, तो यहाँ इंडिया से मतलब है इंडियन टीम। तो जब किसी देश का नाम उसकी टीम के नाम को दर्शा रहा हो, ना कि देश को दर्शा रहा हो, जैसे कि भाई मैं कहता हूं कि इंडिया मैच जीत गया, तो इंडिया क्या, पूरा इंडिया, पूरा का पूरा देश मैच खेल रहा था क्या, कौन खेल रहा था, इंडियन टीम खेल रही थी, इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी। अब इंडियन क्रिकेट टीम अगर मैच खेल रही थी और मैं कहता हूं कि इंडिया जीत गया, तो यहाँ पे इंडिया शब्द किसको दर्शा रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम को दर्शा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर जब भी किसी देश का नाम उस देश की टीम को दर्शाने के लिए आए तो वहां पर हम उसे प्लूरल मानते हैं, सिंगुलर नहीं मानते हैं। क्या मान लेते हैं गाइस हम वहां पे उसे, वहां हम उसे प्लूरल मानते हैं या वहां उसे प्लूरल मानना चाहिए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया शब्द जो है ऑस्ट्रेलिया देश को नहीं दर्शा रहा, ऑस्ट्रेलियन टीम को दर्शा रहा है, इसलिए मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आ गई। इंडिया शब्द जो है सेम सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, हैव बीन बीटन पाकिस्तान बाय 30 रन्स, वहां पर वर्ब जो है वर्ब वो भी प्लूरल आ गई है। आप में से बताइए खास करके ऐसी कौन सी गर्ल्स हैं, ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जिन्हें क्रिकेट मैच देखना बहुत पसंद है या बहुत ही आर्डेंट फैन है वो
क्रिकेट की कि सर हमें क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। और ऐसे बॉयज़ भी कमेंट करना जिन्हें क्रिकेट देखना बिल्कुल पसंद नहीं है कि सर हमें क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें क्रिकेट देखना पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो बाकी लोगों से अलग लोग हैं, कि जो सामान्य भेड़ चाल में नहीं चलने वाले हैं, वो लोग आज कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि लड़कों को क्रिकेट पसंद होता है, लड़कियों को क्रिकेट पसंद नहीं होता। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन मेरी रुचि जिस कैटेगरी से बात करने की है वो उस कैटेगरी से बात करने की है कि क्रिकेट जो है, ऐसी लड़कियां जिनको क्रिकेट पसंद है और ऐसे लड़के जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, मैं उनका परिचय जानना चाहता हूं। मेरा क्या स्टैंड है मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि मुझे क्रिकेट पसंद है या नहीं है। ठीक है, तो जब एक निश्चित सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ रिपीट किया जाए, किसी एक ही कर्ता को प्रीपोजिशन के बाद दोबारा लिखा जाए तो उसे सिंगुलर ही माना जाएगा। ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रूल ये काम करता है कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, लेकिन बात यह है कि दोनों के दोनों नाउन सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, और ये नाउन होती भी सिंगुलर है। ठीक है, सामान्यतः सिंगुलर नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर सिंगुलर नाउन आ जाए तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सब्जेक्ट बनेगा, और ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। इसके साथ वर्ब जो लगेगी वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होनी चाहिए। देखो गाइस, आप लोगों को हो सकता है, एक मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते एकदम से ध्यान आया, हो सकता है ये तरीका आप लोगों को अजीब लगता हो या अलग लगता हो, लेकिन एक बात बताऊं, जो भी स्टूडेंट मेरी इस चीज को अपनी कॉपी में एक अलग पेज पर उतारते हुए चलेगा ना, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने के लिए उसके पास ऐसे लाजवाब शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे कि वो केवल एक पेज को आगे से और पीछे से देखेगा और उसका पूरा सिंटैक्स जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरह के नोट्स जब भी मैं लिखूं ना, इनको थोड़ी सी स्पेशल इंपॉर्टेंस दे देना, तो इससे आपको क्या होगा कि एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। एग्जाम के एक दिन पहले जब आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, राइटिंग भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, रीडिंग भी तैयार करना है, वोकैब भी तैयारी करनी है, पोएट्रीज भी पढ़नी है, जब इतना सब कुछ पढ़ने के लिए रहेगा ना, तब ये चीज़ आपकी बिल्कुल 15 मिनट में 10 मिनट में पूरा का पूरा रिविजन करवा देगी सिंटैक्स का। ये इसका कमाल है। ठीक है, एक निश्चित प्रोनाउन जब इस्तेमाल होता है तो कैसे, जैसे कि रॉ नाउन आया फिर रॉ नाउन आया, दोनों किससे जुड़ा हुआ है, अपॉन से। ऑफ रोज फ्लावर्स, तो रोज फ्लावर्स के यानी कि कमल के फूल के जो पंक्तियों पर पंक्तियां हैं, सूट्स। अब ये देखो, रो अपॉन रो जो है हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा परिचय दे रहा है, एक तरीके से एडजेक्टिव है तो नहीं लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि पंक्तियों पर पंक्तियां, लेकिन पंक्तियों पर पंक्तियां किसकी, तो कह रहा है गुलाब के फूलों की। तो गुलाब के फूल जो हैं वो तो हमारा कर्ता हुए नहीं, हमारा कर्ता कौन होगा, तो हमारा कर्ता हो गया रॉ अपॉन रॉ। हमेशा ध्यान रखना, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऐसी कंडीशन कभी भी बने ना तो हमारा सब्जेक्ट ये वाला नाउन है। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है, सेकंड नाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो वर्ब जो इस्तेमाल होगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होगी। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो प्लूरल, है ना। ये एक एक्स्ट्रा रूल और बता दिया मैंने आपको, हालांकि हो सकता है कि रूल आगे और आ जाए। तो यहाँ देखिए कि सूट्स आया है राहत देने के अर्थ में, कि हमारी आंखों को राहत देता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वहां पर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहां पर सिंगुलर हो गई। रोज फ्लावर्स जो है, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, ये हमारा कर्ता है ही नहीं। ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज पासिंग, ट्रेन के बाद ट्रेन जो है वो गुजरती जा रही है, इज पासिंग, बट आर ट्रेन हैज नॉट, लेकिन हमारी ट्रेन नहीं। तो आर ट्रेन जो है वो तो वैसे भी सिंगुलर है, ये आर ट्रेन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेन आफ्टर ट्रेन जो है, यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इज इसीलिए लगा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसीलिए इसका प्रयोग इस तरीके से किया जा रहा है, या इसे इस तरीके से दर्शाया जा रहा है। ठीक है गाइस, अगला नियम देखिए, यदि कोई नाउन के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पढ़ने के लिए तो है ही, मेरे पढ़ाने के लिए भी है ना, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं।
इस एक रूल से उनकी सारी परेशानी और मेरी सारी परेशानी जो है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। हर प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। खास करके सब्जेक्ट को लेकर के तो माथा फोड़ी खत्म हो। सब्जेक्ट में हमने जब टेंस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने नाउन पढ़ लिया था कि नाउन एज अ सब्जेक्ट कैसे काम करेगा, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट कैसे काम करता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये दो में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत है तो टेंस का फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड वीडियो देखो, उससे आपको नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट कैसे काम करते हैं वो पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि सब्जेक्ट के तौर पर जब इन्फिनेटिव आ जाए, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल जब कर्ता के रूप में किया जाए, जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, जब जेरेंड आ जाए, यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का या वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाए। फ्रेज, फ्रेज का मतलब जब कोई वाक्यांश, जब कोई वाक्यांश जो है उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे किया जाए। क्लॉज वैसे तो कारण के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे वाक्यांश ही मानते हैं कि कोई वाक्यांश जो है वो किस में आ जाए, सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। तो जब कोई नाउन सब्जेक्ट बनता है या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई इन्फिनेटिव, जेरेंड, फ्रेज या क्लॉज सब्जेक्ट बन जाता है, कैसे बनता है एग्जांपल देखिए। टू टेल लाइज इज बैड, झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना बुरा है। टू टेल के अकॉर्डिंग लाइज लगा है तो ये हमारा यहां पर सब्जेक्ट है। वॉकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ में वॉकिंग के अकॉर्डिंग गुड लगा है, सॉरी वॉकिंग के अकॉर्डिंग इज लगा है। क्या लगा है, वॉकिंग के अकॉर्डिंग यहां पर इज का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर भी हमने देख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस रूप में प्रयुक्त हो रही है, सब्जेक्ट के रूप में। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं। अब ये पूरा का पूरा जो वाक्यांश है ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट टू रीड इज अ प्रॉब्लम, तो व्हाट टू रीड के अकॉर्डिंग इज लगा है। दैट द नेशन, ऐसा कि ये देश या यह भारतवर्ष जो है इज नॉट स्ट्रॉन्ग इज अ बेयर फैक्ट, ये एक साफ सत्य है कि उतना मजबूत नहीं है, नेशन जो है उतना मजबूत नहीं है। तो नेशन, दैट द नेशन के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग हो गया। अब यहां हम देखते हैं कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है पता है क्या माने जाते हैं, इससे बनने वाले सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और इनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या होगी, इनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इन्फिनेटिव, वापस बता रहा हूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फ्रेज, वाक्यांश और क्लॉज का यूज किया जाए तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, और उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब भी सिंगुलर ही रहनी चाहिए, उसे प्लूरलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब कोई एडजेक्टिव द आर्टिकल का यूज करने से जेनेरिक नाउन बन जाए तो वह हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है, वह हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अब देखिए, पुअर का मतलब तो पुअर है, पुअर का मतलब तो पुअर है, या रिच का मतलब तो रिच है, ठीक है, या फिर इसी तरह के और शब्द आप लेना चाहें तो पुअर और रिच दो हमें यहां पे मिल गया है। ऑनेस्ट एक वर्ड हो सकता है, ठीक है, हार्ड वर्किंग में तो फिर वो ये आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, इनके आगे अगर द लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, द लगा दूंगा, तो हिंदी में आपने जो भी बोला ना उसके आगे लोग जोड़ लो। क्या जोड़ लो, लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। तो ईमानदार लोग या गरीब लोग या आपके अमीर लोग, अगर इस तरह का कोई भी हमारा वाक्य बनता है तो इनमें इस तरह के सेंटेंसेस में ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या मानते हैं, सदैव प्लूरल मानते हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते। अगर मैं कहूं पुअर से वाक्य बन रहा है तो पुअर से वाक्य बन के क्या हो जाएगा, अगर एडजेक्टिव है ना पुअर, भाई किसी व्यक्ति का गरीब होना क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है, उसके बारे में हमें और जानकारी दे रहा है, तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होने का मतलब क्या है, विशेषण है।
कोई भी ऐसा शब्द जो विशेषण हो, ठीक है, द फेयर पीपल, द ब्लैक पीपल। अब द ब्लैक बोला जाएगा तो द ब्लैक से जितने भी अश्वेत लोग हैं उसे समझा जाएगा, उसे पहचाना जाएगा, ठीक है। द वाइट, इसका मतलब है श्वेत लोग या अंग्रेज जिसको हम बोल देते हैं, राइट। इस तरीके से हम इसे देखते हैं। द रिच, अब अगर केवल रिच होता तो सिंगुलर होता, लेकिन द रिच है तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आर तो हमारा वर्ब भी यहाँ प्लूरल हो गया। द ऑनेस्ट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है क्योंकि ऑनेस्ट से पहले द है। हैव भी हमारा प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो द रिच आर एक्सप्लॉइटर्स, द पुअर आर, वापस आ गया सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे हमारा द सफरर्स, यानी कि अमीर लोग जो हैं वो लोगों पर अत्याचार करने वाले होते हैं या लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाले होते हैं। एक्सप्लॉइटर्स वो होते हैं जो किसी अन्य के हिस्से का कुछ भी चीज छीन लेते हैं खुद के लिए, वो एक्सप्लॉइटर्स कहलाते हैं, जो किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक एक्सप्लॉइटर्स के लिए एक सीधा समझने का तरीका भी हो सकता है, जो किसी का नाजायज फायदा उठाता हो, किसी भी तरीके से नाजायज फायदा उठाए, वो एक्सप्लॉइटर कहलाएगा। सटीक तो ये बैठेगा। और पुअर जो है वो सफरर्स होते हैं, यानी कि वो लोग वो होते हैं जो पीड़ित होते हैं। ऑनेस्ट हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। द वर्चुअस हेल्प द इनवैलिड, और वर्चुअस लोग जो होते हैं वो इनवैलिड की, यानी कि जिसकी सहायता नहीं की जानी चाहिए उसकी सहायता भी करते हैं। यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, इसकी वजह से हेल्प्स नहीं हुआ, केवल हेल्प रहा, है ना। एस लगाते तो सिंगुलर हो जाता, याद है ना। वर्ब जो है उसे एस लगा करके क्या किया जाता है, वर्ब में एस जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, कमेंट करके बताओ। और सब्जेक्ट में एस जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, कमेंट करके बताओ, ठीक है। कि अगर वर्ब में एस जोड़ूंगा तो वो वर्ब को क्या करेगा, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर। और सब्जेक्ट जो है अगर उसमें एस जोड़ा जाएगा तो सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर क्या होने वाला है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हो, बहुत जल्दी जल्दी मैं चाहता हूं कि आप लोग भी यहां तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, कि जैसे मैं फटाफट बोल देता हूं किसी भी रूल को एक ही लाइन के अंदर, या कह सकते हैं एक ही सांस में। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट भी यहीं पहुंचे कि वो किसी भी रूल को, कि कोई बोले कि यार शी हैव सम प्रॉब्लम या शी हैव रिटन अ नोट टू मी, तो आप तुरंत बोले यार भाई देख थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज कर रहा है, प्लीज हैव का प्रयोग मत कर यार, हैज का प्रयोग कर ले, तूने शी का यूज किया था। तो एक सांस में आप भी ये बात बोल सको कि भाई देख ग्रामेटिकल रूल ऐसा है, सत्यानाश मत कर, शी के साथ लगा रहा है तो हैज लगा ले, हैव मत लगा भाई, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। वो डी कैटेगरी का है, डी कैटेगरी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग नहीं करते। अब वो बेचारा ढूंढता रहेगा सारी किताबों में अरे ये डी कैटेगरी क्या है किताबों में कहीं मिलेगा नहीं डी कैटेगरी क्या है, क्योंकि अपने अलावा और किसी ने इस तरीके से पढ़ा नहीं है कि ए कैटेगरी के सब्जेक्ट बी सी डी ई, इस तरह जैसे पन्ने कैटेगरी बना के पढ़ी है सब्जेक्ट्स की, वैसे किसी ने पढ़ा नहीं है। अच्छा इससे एक चीज़ और याद आई, अच्छा चलो थोड़ी बातें करने से कुछ अच्छी चीज़ याद आ जाती है। ये सारे के सारे जो है ना, चारों तरह के जो सब्जेक्ट है ये चारों भी डी कैटेगरी में ही जाते हैं, ठीक है। इन सब की कैटेगरी भी डी कैटेगरी ही रहती है, डी कैटेगरी से ही इनके आंसर बनते हैं। चलिए नोट में हम लोग बात करते हैं द इविल। इविल का मतलब वैसे होता है बुराई, है ना, कुछ बुरा, कुछ अनैतिक, अधर्म, पाप के अर्थ में इविल का प्रयोग किया जाता है। दैट विच इज इविल इसे सिंगुलर माना जाता है। इन शब्दों से एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी कि यहां पर जो भी शब्द हमने पढ़े थे पिछली फ्रेम पे, क्या था, रिच था, ऑनेस्ट था, पुअर था, इन सब में कभी भी एस जोड़ करके इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता, इन्हें प्लूरल बनाना गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, एविल जो है ये अपने आप में एक एक्सेप्शन केस है, एक अपवाद है। इसके आगे अगर द भी लगा हो तो भी ये सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल नहीं होता, क्योंकि द एविल का मतलब बुरे लोग या पापी लोग या अधर्मी लोग नहीं है। एविल का मतलब है बुराई, सिंगुलर में भी बुराई, प्लूरल में भी बुराई। तो इविल है तो भी बुराई, द इविल है तो भी बुराई, बुरे लोग नहीं बनाएगा ये वहां पे, है ना, मीनिंग चेंज नहीं होता इनका। तो क्या मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि द पुअर्स लिखना गलत होगा, इस बारे में तो बात कर चुके, तो पुअर्स हो नहीं सकता। अगर आपको पुअर का गरीब लोग बनाना है तो पुअर से द पुअर कर लो, हो गया प्लूरल,
रिच से द रिच कर लो, हो गया प्लूरल, SES लगाने की जरूरत ही खत्म हो गई। तो यहां पर इस तरीके से प्रयोग नहीं होता, ना ही इनके आगे AN लगाया जाता है। देखो पहले ही बता चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में A या N आर्टिकल कभी लगता ही नहीं है, क्योंकि A या N का मतलब है एक, और अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते, और जिस चीज को गिन नहीं सकते उसको एक कैसे कहोगे? मुझे बताओ कि ये जो पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, स्टाइलस है, ये कितना है? आपने कहा एक है। सर एक कैसे पता चला आपको एक है? आपने इसे गिना ना, एक, इसके अलावा और आपने देखा होगा स्क्रीन पे और कोई है क्या भैया? नंबर 2 कहीं है क्या? नहीं है, आपने कह दिया सर एक है। तो अब इसे मैं वन स्टाइलस कहूं, अ स्टाइलस कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब है एक स्टाइलस, राइट? अब अगर इसी जगह मैं आपको पानी की बोतल में ये गिनने के लिए कहूं कि एक बोतल में कितना पानी है, आप गिन सकते हो क्या? आप कह सकते हो क्या कि सर 1 पानी, 2 पानी, 5 पानी, 15 पानी? गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। मान लीजिए कि आप आज घर से निकले और निकलते निकलते बढ़िया मम्मी से डांट खाकर निकले, और आपने कहा यार आज मैं उदास हूं, आज मैं सैड हूं। तो मैं पूछूंगा आपसे आकर के, मेरा बड़ा मन है एक बार आकर के आपसे पूछूं जरूर कि बेटा आज कितना उदास हो, मुझे गिन के बताओ। 1 उदास, 2 उदास, 15 उदास, 16 उदास, पंकज उदास, कितने उदास हो भाई बताओ मुझे फटाफट से। गिना जा सकता है क्या? उदासी को, प्रेम को, घृणा को, क्रोध को, जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या इनको गिन सकते हो? जो आपके मटेरियल नाउन है, वीट है ना? कोई एक बार एक ऑफलाइन क्लास में कुछ, अगर आप लोगों में से साथ में जो जुड़े हुए हैं राजस्थान के होंगे तो वो समझ पाएंगे कि राजस्थान के कुछ जगह पर जाते हैं ना, तो कुछ गेहूं के कुछ दाने उठा करके हाथ में दे देते हैं, लोग उसे काउंट करते हैं कि डिवाइडेड बाय 2 होंगे या नहीं होंगे। अगर डिवाइडेड बाय 2 है तो कोई मतलब के नहीं है, और अगर डिवाइडेड बाय 2 नहीं है तो वो एक अच्छा लक माना जाता है, गुड लक माना जाता है। कोई भी अगर इस तरीके से गेहूं के दाने उठाकर देता है तो थोड़े से देते हैं, ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर के दे दिए, गिन ही रहा है शाम तक बैठा बैठा, वो नहीं होता। लोकल भाषा में हमारे इधर तो उसको आंखें देना बोलते हैं, आंखें, आंखें, आंखें नहीं, आंखें ठीक है, उसके ऊपर वो नहीं है, चंद्रबिंदु नहीं है, ये कुछ ऐसा होता है, आंखें देना बोलते हैं ठीक है, आंखें नहीं है, आंखें है। तो एक बार मैं कहीं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा कि जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, जितनी भी हमारी जो हमें उपज में जो भी मिलता है खेतों से, कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो एक बच्चा जिद करने लगा, नहीं सर हम तो गेहूं गिन सकते हैं, हम तो गेहूं चाहे तो एक एक करके दाना गिन सकते हैं ना। मैंने कहा तू एक काम कर, अभी के अभी जा और गिन करके गेहूं खरीद के ला, जा करके उसको बोलना, बोले भैया मेरे को 250 दाने गेहूं के दे दो, और वो दुकान वाला तुझे क्या देता है मुझे आके बताना जरूर कि सर दुकान वाले ने मुझे ये दिया जो भी दे, ठीक है, आके मुझे बताना कि उसने क्या दिया तुझे। तो सामान्य, हम बहुत एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहे। अब आप में से कोई जिद पे ही हट जाए कि नहीं सर आप कैसी बात कर रहे हो, मक्का तो गिना जा सकता है, आप दो मेरे को एक कट्टा, मैं गिन के बता दूंगा उसमें कितने मक्के के दाने हैं। तो वो तो एक जबरदस्ती वाली बात हुई ना। नॉर्मली व्यवहार में जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार 2 किलो मक्का लेके आना है, या 5 किलो बाजरा लेके आना है, या 1 बोरी गेहूं लेके आना है, तो या 1 कट्टा चावल लेके आना है। बात तो इस तरीके से होती है। बोलचाल की भाषा में तो या तो हम उसे किलो में बात करेंगे या बोरी, कट्टा। तो अगर आप कट्टे की बात कर रहे हो तो 50 kg का हो जाता है उसमें, और अगर आप बोरी की बात कर रहे हो तो 100 kg के अकॉर्डिंग होता है। तो बात मेजरली वहां पर केजी के अकॉर्डिंग ही हो रही होती है, किलोग्राम के अकॉर्डिंग ही होती है, उसे गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं और ये है मामला ए और एन का, तो उनके साथ एक का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो एक कैसे बोलोगे? सीधी सी बात है। जैसे पानी बताया था ना, पंकज उदास बताया था अभी, ठीक है, याद रखना। ना ही इनके पूर्व ए एन लगता है जब इनका प्रयोग नाउन की तरह हो, जैसे पुअर, अरिच कहना गलत होगा। अरिच कहना क्या होगा? गलत होगा। पुअर का पुअर ही रहता है। मैनी अ, मैनी एन, एंड, मोर देन वन, सिंगुलर नाउन आता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैनी अ, मैनी एंड, मोर देन वन, ठीक है। तो इन 3 फ्रेज को याद कर लो भैया, याद रख लेना, साथ ही साथ कॉपी के किसी कोने पर लिख लो इसे।
कि मैनी अ के बाद, मैनी एन के बाद, मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर रहता है और उससे बनने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। क्या क्या था, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आप लोगों को जितना परिश्रमी व्यक्ति नहीं हूं, आप लोगों को जितना परिश्रम नहीं करता मैं कि मैनी अ अलग लिखूंगा और मैनी एन अलग लिखूंगा। क्यों मैं क्यों लिखूं, मेरे को भगवान ने बुद्धि दी है, तो मैं मैनी के बाद A/N जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा, देख लेंगे आगे। तो इसके बाद में अगर कोई नाउन आता है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फ्रेज सिंगुलर बनेगा। सेम कंडीशन में अगर मैं कहता हूं कि मेरा है मोर देन वन, और इसके बाद में अगर मेरा कोई नाउन आ रहा है तो ये नाउन भी सिंगुलर रहेगा। इन दोनों ही सिचुएशन में मुझे जिस वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। मैनी अ मैन वॉज, मोर देन वन बॉय वॉज, यहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, यहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द वॉर, काफी लोग वॉर में मारे गए। मोर देन वन बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, एक से अधिक विद्यार्थी आज मोर देन वन स्टूडेंट वॉज, यानी एक से अधिक विद्यार्थी कक्षा में अनुपस्थित थे आज। अब हिंदी में तो थे बोल सकता हूं ना, इंग्लिश में तो थे नहीं बोलूंगा, वर का प्रयोग नहीं करूंगा, वॉज का प्रयोग करूंगा, ठीक है। लेकिन मोर के बाद में अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग हो और उसके बाद देन वन का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा और उसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब देखो कितना बड़ा रूल है, पहले आ जाएगा मोर, फिर आएगा कोई प्लूरल नाउन, फिर आएगा देन वन, ये पूरा याद रखना। इसके बाद नाउन और आ सकता है नाउन और आएगा इसके बाद में, तब पता चलेगा। जैसे कि मोर टीचर्स देन वन आर लेट, यानी कि अधिक शिक्षक, तो नाउन यहां पे आ गया हमारा, नाउन यहां पर हमने प्रयुक्त कर लिया। देन वन, तो देन वन हमें मिल गया। अब ये पूरा का पूरा फ्रेज क्या है, ये पूरा का पूरा प्लूरल सब्जेक्ट है और आर जो है वो भी हमारा क्या बनेगा, प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा, प्लूरल वर्ब को दर्शाने का काम यहाँ पर करता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों में से क्रिकेट किस किस को पसंद है, तो मैं अपना पर्सनली बता देता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि पेट्रोटिज्म की बात नहीं है कि भाई आप देशभक्त हैं नहीं हैं, उसको उससे लिंक मत करना। इट्स प्योरली अबाउट गेम्स और इट्स प्योरली अबाउट स्पोर्ट्स। मुझे क्रिकेट देखना पसंद नहीं है मुझे बोरिंग लगता है क्रिकेट देखना, कई लोगों को रोमांचकारी लगता है कि, और मुझे लगता है कि अगर 10 बॉल खेली है और उसमें से किसी एक में 4 या 6 अगर रन्स आप गेन कर रहे हैं तो एक बॉल के मज़े के लिए 15 बॉल जितना टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो मेरी ऐसी सोच है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे क्रिकेट देखना पसंद नहीं है। हाँ, खेलना पसंद है और मैं बहुत ही बुरा खिलाड़ी हूँ। मतलब अगर आप लोग कभी कोई क्रिकेट की अगर आप टीम बनाते हैं और उसमें मुझे अगर लेना चाहें तो पहले आप 11 अपने मेजर प्लेयर्स ले लीजिए, उसके बाद 3-4 आप जो एक्स्ट्राज लेते हैं वो ले लीजिए, उसके बाद 3-4 सेकंड एक्स्ट्राज ले लीजिए, उसके बाद अगर जगह बचे तो आप मेरा नाम भी लिख सकते हैं अपने साथ में। मतलब मैं इतना बुरा क्रिकेट प्लेयर हूँ, मतलब इतना नहीं आता है मुझे, बहुत ही बुरा हूँ क्रिकेट खेलने के मामले में। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।